हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड या लैमेलर वेक्टर फील्ड। आज हम पढ़ेंगे कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है या लैमेलर वेक्टर फील्ड होता है उसका कर्ल कितना होता है। तो यहाँ पर प्रूफ दिया है, फिगर भी दिया है, तो हम इसको आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले दिया है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड और लैमेलर वेक्टर फील्ड। यहाँ पर फिगर दिया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कंडीशन को, कंसिडर अ क्लोज पाथ कंसिस्टिंग ऑफ पाथ C1 from A1 to A2 and path C2 from A2 to A1 as shown in figure first। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज पाथ है, एक बंद रास्ता है, जो कि यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं। और इसमें जो है क्या है, इस क्लोज पाथ में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है फ्रॉम A1 टू A2 जिसको हम C1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो पाथ है, दूसरा जो रास्ता है वो है C2 जो कि A2 से A1 तक है, और उस पाथ को हम C2 से डिनोट करेंगे। और ये बन गया हमारा क्लोज पाथ जिसमें है C1 पाथ और C2 पाथ। द लाइन इंटीग्रल इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, जो कंजर्वेटिव फील्ड है उसके केस में लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन द पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट्स है उसके बीच में जो रास्ता है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है उस रास्ते से। कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास है पॉइंट B। हम ऐसे पहुंच सकते हैं या इस वाले रास्ते से पहुंच सकते हैं या इस वाले रास्ते से चल सकते हैं, या हमारा जो पाथ है कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, नाउ जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो डिपेंड नहीं होता पाथ पर, किस रास्ते से हम जा रहे हैं उस चीज़ पर डिपेंड नहीं होता कंजर्वेटिव फील्ड में। ठीक है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ पॉइंट्स पे एंड पॉइंट्स पर डिपेंड होता है। तो वही यहाँ पर कहा है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है कंजर्वेटिव फील्ड में वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, जो दो पॉइंट्स है उसके बीच में कौन सा रास्ता है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट। ये जो दो एंड पॉइंट्स है उसका पोजीशन कहाँ पर है उस पर डिपेंड होता है। दस वी गेट, तो जो लाइन इंटीग्रल होता है इस पाथ के अलोंग, C1 पाथ के अलोंग, वो जो है लाइन इंटीग्रल C2 पाथ के अलोंग बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो E वेक्टर का जब हम लाइन इंटीग्रल करेंगे C2 के अलोंग वो इक्वल होगा। ये जो पाथ है और ये जो पाथ है दोनों का लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा क्योंकि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। A1 और A2 पर डिपेंडेंट होता है। C1 जो है A1 से A2 की तरफ है, C1 पाथ का मतलब, और C2 पाथ का मतलब है यहाँ पर A2 से A1 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो उल्टा हुआ है C1 और C2 के केस में। इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B f of x जो है उसका अगर हम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को उल्टा कर दे तो माइनस साइन आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन है, अदरवाइज पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। फिर उसके बाद हमें लिखना है therefore the line integral around a closed path is given by, जो ये बंद पाथ है, ये पूरा पाथ, ठीक है, जो क्लोज्ड है उसका लाइन इंटीग्रल कितना होगा। क्लोज पाथ के लिए हम यहाँ पर ऐसे सर्कल डालते हैं, उसका लाइन इंटीग्रल ई वेक्टर का ई वेक्टर डॉट डी एल करके हम लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करते हैं।
वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम C1, जो पाथ C1 है उसका हमें लाइन इंटीग्रल करना होगा, प्लस जो पाथ C2 है उसका लाइन इंटीग्रल करना होगा। तो हमें क्लोज पाथ मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो क्लोज पाथ है वो C1 और C2 से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्लोज पाथ है उसका इंटीग्रेशन, ये जो C1 पाथ है उसके इंटीग्रेशन प्लस जो C2 पाथ है उसके इंटीग्रेशन के बराबर है। ठीक है, और वो इक्वल होता है ज़ीरो के। ज़ीरो के क्यों इक्वल होता है? अगर हम इस टर्म के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो हमें क्या मिलेगा? इसके जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा लाइन इंटीग्रल फ्रॉम C2 पाथ माइनस साइन आएगा, प्लस ये वाला वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये प्लस साइन है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है तो ज़ीरो आता है। तो इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ज़ीरो आया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने प्रूव करा है कि यहाँ पर ज़ीरो कैसे आया है। ठीक है, एक का वैल्यू हमने पुट किया है इसलिए हमें ज़ीरो मिला है, एंड दैट इज़ अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद वी नो कर्ल ऑफ ई का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है, हमें पता है, हमने पहले वाले वीडियो में किया था। कर्ल ऑफ ई जो है वो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर, जिस वेक्टर का हम कर्ल निकाल रहे हैं उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय एस, जहाँ पर एस हमारा एरिया है। ये फॉर्मूला हमने पहले वाले वीडियो में पुट किया था, और ये जो टर्म है वो ज़ीरो के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो उसके जगह पर हम ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो डिवाइडेड बाय एस जो है वो ज़ीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ल है ई का उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होगा, ये चीज़ हमें पता चला। और ये हमें कैसे मिला? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से लाइन इंटीग्रल का वैल्यू पुट करके हमें जो है ज़ीरो आंसर में मिला। तो जो कर्ल होगा ई का वो कितना होगा? मैग्नीट्यूड उसका ज़ीरो है तो ज़ीरो होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कर्ल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल क्रॉस ई लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं कर्ल को, तो हम डेल क्रॉस ई लिखेंगे और वो जो है ज़ीरो के बराबर होगा। डेल क्रॉस ई जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, जो कर्ल है ई का वो ज़ीरो के बराबर होगा। और यही हमें प्रूव करना था, हमें ई का कर्ल निकालना था कंजर्वेटिव फील्ड में। thus conservative field are non-curl fields or irrotational fields। तो इससे हमें क्या पता चला? जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो एक नॉन कर्ल फील्ड है क्योंकि उसका कर्ल जो है वो ज़ीरो है, या ई रोटेशनल फील्ड है। कर्ल किसको रिप्रेजेंट करता है? रोटेशन को। तो ये जो फील्ड है वो एक ई रोटेशनल फील्ड है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, जिसको हम लैमिलर वेक्टर फील्ड भी कहते हैं। और ये जो टर्म्स कैसे आता है उसको हमने निकाला, और हमने ऑब्जर्व किया कि जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो ई रोटेशनल फील्ड्स होता है। अ फील्ड एक्सप्रेस एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन इज नोन एज लैमिलर फील्ड। जो ग्रेडियंट होता है फाई का, उसका अगर हम एक फील्ड देखें, एक रीजन देखें, तो उसी फील्ड को हम लैमिलर फील्ड कहते हैं। लैमिलर फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। उसका कर्ल जो है आज हमने निकाला। ठीक है, तो यही है आज का टॉपिक।